आज हम जो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में वो ये है कि ड्राई नीडलिंग शुड बी अ कोर स्किल फॉर मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, ड्राई नीडलिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ड्राई नीडलिंग में व्हाट इज ड्राई नीडलिंग, व्हाई इट मैटर्स इन एमएसके फिजियोथेरेपी और जो प्रॉपर लेक्चर है उसका ओवरव्यू करेंगे। अब बेसिकली ड्राई नीडलिंग होती क्या है? ड्राई नीडलिंग जो है वो एक बिल्कुल बारीक सी पिन टाइप होती है, ठीक है? ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जो हमारे ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं बॉडी में मसल। अब ट्रिगर पॉइंट्स क्यों बनते हैं वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊँगी। ड्राई नीडलिंग क्या है? स्किल इंटरवेंशन यूजिंग थिन filiform needles to target myofascial trigger points and neuromuscular dysfunction। उसके बाद हम देखेंगे कि जो ड्राई नीडलिंग है, वो किस तरह से हेल्प करती है हमारी, ठीक है? काइंडली ये स्लाइड नंबर नेक्स्ट स्लाइड कर दें ये। जी। ड्राई नीडलिंग ठीक है, इस तरह की होती है ड्राई नीडलिंग, ये जो पिक्चर आप लोगों को यहाँ पे दिखाई जा रही है। उसके बाद हम ड्राई नीडलिंग करते क्यों हैं? क्लिनिकल एविडेंस में क्या बताया जाता है कि पेन को रिड्यूस करने के लिए और रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करने के लिए और फास्टर रिकवरी के लिए। उसके बाद अब हम प्रॉपर मैकेनिज़्म पढ़ेंगे ड्राई नीडलिंग का। ड्राई नीडलिंग का जो मैकेनिज़्म है काइंडली नेक्स्ट स्लाइड कर दें। जो मैकेनिज़्म है ड्राई नीडलिंग कैसे वर्क करती है हम वो पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें न्यूरोमॉड्यूलेशन है, फिर क्या होता है ट्रिगर पॉइंट्स की डीएक्टिवेशन होती है और ब्लड फ्लो इम्प्रूव करती है और उसके बाद जो है फर्दर जो मसल है वो रिलैक्स होता है। हाउ इट वर्क्स, अब ये वर्क कैसे करती है? अच्छा, सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रिगर पॉइंट्स किसी भी मतलब बॉडी में या मसल में जो लाइक ट्रिगर पॉइंट्स बन गए हैं, वो बनते क्यों हैं? बेसिकली क्या होता है कि जब मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती, ऑक्सीजन लेवल प्रॉपर नहीं उसको मिल रहा और तो क्या होता है जो मसल के फाइबर्स हैं, वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली मसल फाइबर्स में एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जिसको हम सार्कोमेयर कहते हैं, ठीक है? इसका मेन काम क्या होता है? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना और रिलैक्स करना। तो जब उन लोगों को इन चीज़ों को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँच रही, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुँचते, तो जो मसल फाइबर्स हैं वो श्रिंक होते हैं और मसल के अंदर एक प्रॉपर नोड बन जाता है। जब वो नोड बनता है तो क्या होता है ब्लड सप्लाई रुक जाती है, वो प्रॉपर बाकी मसल्स को नहीं पहुँच रही होती, तो ट्रिगर पॉइंट बन जाता है एक प्रॉपर और वो काफ़ी पेनफुल होता है। पेशेंट आते हैं वो काफ़ी पेनफुल ट्रिगर पॉइंट होते हैं उनके। नेक्स्ट क्या है कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके ड्राई नीडलिंग के? क्रोनिक पेन में हेल्प करती है, अगर एक्यूट स्पैज़्म हुआ हुआ है, टेंडिनोपैथीज़ हैं, लो बैक का पेन है, सर्वाइकल का पेन है, ओस्टियोआर्थराइटिस का अगर पेशेंट है, तो उनमें ये हेल्प करती है ड्राई नीडलिंग। नेक्स्ट स्लाइड, व्हाई फिजियोथेरेपिस्ट शुड लर्न इट? अब हमारे लिए क्यों ज़रूरी है अभी ये चीज़? क्योंकि ड्राई नीडलिंग अभी मोस्टली जब ट्रिगर पॉइंट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो हम उनको ना तो मैनुअली उनको हम रिलीज़ कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो डीप होते हैं। मसल फाइबर्स बहुत सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो काफ़ी बड़ा नॉट बना देते हैं, जिसकी वज़ह से जो एरिया है वो टेंडर भी हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। तो जब मैनुअली करेंगे तो पेशेंट को ज़्यादा पेन होता है, तो हम उसके लिए ड्राई नीडलिंग की तरफ जाते हैं। अब क्या है हाई पेशेंट डिमांड, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं अब पेशेंट भी एजुकेटेड है, तो उनको इन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पता होता है।
उसके बाद इम्प्रूव्स आउटकम इम्प्रूव्स आउटकम का क्या मतलब है कि अगर हम ड्राई नीडलिंग करेंगे किसी भी एरिया में जहाँ भी उसके ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं, उनको रिलीज़ करने के लिए, तो हमें इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट मिलता है इसका। एंड द नेक्स्ट इज़ इंटीग्रेट्स ईज़िली विद मैनुअल थेरेपी एंड एक्सरसाइज़ेज़। अभी हम ड्राई नीडलिंग के साथ-साथ मैनुअल थेरेपी करें पेशेंट की और उसको फर्दर एक्सरसाइज़ेज़ गाइड करें, तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्किल कॉम्पिटेंस, असेसमेंट ऑफ ट्रिगर पॉइंट्स, आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सेफ नीडल हैंडलिंग। अब जो ट्रिगर पॉइंट है वो उसको हम असेस कैसे करेंगे? अब ट्रिगर पॉइंट बेसिकली एक जब हम किसी भी मसल को पाल्पेट करते हैं डीप जाके, ट्रिगर पॉइंट आपके कभी भी सुपरफिशियल नहीं होते, हमेशा डीप होते हैं। तो हम फिंगर के थ्रू जो थंब है सॉरी, उसके थ्रू जब हम उसको डीप पाल्पेट करेंगे मसल पे तो एक हमें टाइट सा नॉट टाइप मिलता है और पेशेंट जब हम उसको डीप पाल्पेट करते हैं तो पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि मुझे इस जगह पे पेन हो रहा है। तो जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं इस तरीके से हम उसको असेस करेंगे। अब देन आइडेंटिफाइंग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, अब ड्राई नीडलिंग को सेफ तरीके से कैसे यूज़ करना है ये भी हम फिज़ियोथेरेपिस्ट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। वो क्यों? क्योंकि मोस्टली चीज़ें होती हैं जिसमें कुछ चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं जैसे टेंस है वो हम जो पेसमेकर के पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट हैं, उनमें हम नहीं यूज़ करते। तो इसी तरह ड्राई नीडलिंग के भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, जो हम करते हैं। अब एक ड्राई नीडलिंग के डिफरेंट साइज़ेज़ होते हैं। 15 का है, 25 का है, 30 का है, 40 का है, 50 का भी होता है और 70 तक भी जाता है, ठीक है? लेकिन जो इसका आइडियल साइज़ है ड्राई नीडलिंग की जो ये जो पिन टाइप है, ये जो सेफ साइज़ हम लेते हैं वो 40 होता है, ठीक है? अब क्या होता है कि मोस्टली हमारी बॉडी में ढेर सारे मसल्स हैं। अपर बॉडी में है, लोअर लिम्ब में है, तो हर मसल पे डिफरेंट तरीके से ड्राई नीडलिंग करनी होती है। ये नहीं कि आप अगर मसल सपोज़ करें डेल्टॉइड का मसल है, अगर आप वहाँ पे 90 डिग्री के एंगल पे ड्राई नीडलिंग कर रहे हैं तो बाकी से करेंगे नहीं क्योंकि हर मसल का अलग से फंक्शन है, हर जो मसल है उसकी लोकेशन डिफरेंट है, मसल वैली अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें देखते हैं। अभी समटाइम्स क्या होता है कि जब जैसे आर्थराइटिस का पेशेंट है, ओस्टियोआर्थराइटिस का है या फिर लोअर लिम्ब में और कौन-सा इश्यू sciatica का अगर इश्यू है पेशेंट को, तो नीचे जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं गैस्ट्रोक्नीमियस है, सोलियस मसल है, ठीक है? ये मसल्स यहाँ से यहाँ पे पास हो रहे हैं हमारे लोअर लिम्ब में। तो क्या होता है कि हम जो बेसिकली काफ मसल है वो हम उसको एज़ अ हार्ट मसल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहा है, तो अब वहाँ पे हमें सेफ तरीके से ड्राई नीडलिंग यूज़ करनी है। अगर हम काफ मसल पे लगा रहे हैं ड्राई नीडलिंग को क्योंकि वहाँ से हमारी नर्व्स पास हो रही हैं। तो हम उस पे सेफ तरीके से इस्तेमाल करेंगे ड्राई नीडलिंग को ताकि नीचे से जो नर्व्स हैं, वो पेनिट्रेट ना करें और नर्व को डैमेज ना आए। ठीक है? इसको हम सेफ नीडल हैंडलिंग बोलते हैं और इसके एंगल्स डिफरेंट होते हैं। हम कुछ मसल्स में 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं, कुछ मसल्स में 45 डिग्री के एंगल में। तो वो जब प्रैक्टिकल में ड्राई नीडलिंग सिखाई जाएगी तो तब वहाँ पे प्रॉपर आप लोगों को वो चीज़ें गाइड कर दी जाएँगी। अभी नेक्स्ट अब ड्राई नीडलिंग का जो था अ, ऊपर वाली स्लाइड ही काइंडली करें। हाँ जी। अब ड्राई नीडलिंग का मैंने ऊपर आप लोगों को मैकेनिज़्म बताया कि वो कैसे ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ करती है, ठीक है? ट्रिगर पॉइंट्स को रिलीज़ कैसे करेगी क्योंकि मसल फाइबर श्रिंक हो गए हैं, तो अब वो प्रॉपर ना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ना रिलैक्स कर सकते हैं। तो जब नीडल हम अंदर पेनिट्रेट करते हैं, तो वो क्या करती है, इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज़ करती है, जिसकी वज़ह से क्या होता है, आपका जो ब्लड फ्लो रुका हुआ है या फिर कम हुआ हुआ ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करेगी
और स्लोली-स्लोली जो न्यूट्रिएंट्स जो ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई रुकी हुई थी मसल्स को, तो वो आहिस्ता-आहिस्ता इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब समटाइम्स क्या होता है कि जब हम ड्राई नीडलिंग करते हैं तो जो मसल फाइबर्स हैं वो नीचे डीप ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि जब नीडल आप इंसर्ट करते हो तो वो आगे नहीं जा पाती नीडल। तो फिर हम उसको थोड़ा-सा राउंड करके लाइक जैसे सर्कुलर मोशन में आगे पेनिट्रेट करते हैं ताकि जो बाकी फर्दर मसल्स हैं वो रिलैक्स हो सकें। अभी नेक्स्ट है सेफ्टी कंसिडरेशंस। अब सेफ्टी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम ड्राई नीडिंग करते हैं तो समटाइम्स क्या होता है कि पेशेंट का समटाइम्स ब्लड निकल आता है क्योंकि ट्रिगर प्रिकॉशंस लेनी है, ग्लव्स पहनने हैं प्रॉपर, उसके बाद प्रॉपर आपने इंडिकेशंस इंडिकेशन सब चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है? उसके बाद आपने ये ट्राई करना है कि वो ब्लड को टच ना हो, उसके बाद अगर आप नीडल दोबारा से वापस निकाल रहे हैं पेशेंट की, तो आपके हाथ से टच ना हो या आपको ना लगे क्योंकि ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स फिज़ियोथेरेपिस्ट ये चीज़ भूल जाते हैं, फिर फर्दर इन्फेक्शंस और ये सब चीज़ें फिर आप लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद एनाटॉमिकल नॉलेज मसल्स कौन-सा मसल कहाँ पे है, कहाँ पे ओरिजिन हो रही है उसकी, कहाँ पे इंसर्शन है, कहाँ पे ट्रिगर पॉइंट बना हुआ है, वो सब चीज़ें आपको किसके थ्रू पता चलेंगी एनाटॉमिकल नॉलेज के थ्रू। डेप्थ अवेयरनेस में क्या है आपको प्रॉपर पता हो कि हम कौन-सी इंडिकेशन है, कौन-सी कंडीशन में हम ड्राई नीडलिंग कर सकते हैं, कौन-सी कंडीशन में नहीं कर सकते, ठीक है? नेक्स्ट है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग, व्हेन टू यूज़ ड्राई नीडलिंग, व्हेन नॉट टू यूज़ ड्राई नीडलिंग एंड कंबाइनिंग विद मैनुअल थेरेपी। ठीक है, ये मैं आपको ऊपर अभी बता चुकी हूँ, ठीक है? ये वही चीज़ है। उसके बाद अभी हम केस डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट डिस्कस कर रही थी। अब नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, ठीक है? उसके नी नी इन्वॉल्व है तो जो उसके नीचे मसल्स पड़े हुए हैं, अगर ऊपर लाइक क्वाड्स है, हैम्स हैं, नीचे काफ के मसल्स हैं, वो क्या होंगे वीक होंगे। या फिर समटाइम्स क्या होता है कि ब्लड सप्लाई रुकी हुई होती है ट्रिगर पॉइंट्स की वजह से, तो उसकी वजह से भी उसको ज़्यादा पेन आता है। तो हम इसके लिए ड्राई नीडलिंग कर सकते हैं, हैम्स के लिए कर सकते हैं, काफ मसल्स के लिए कर सकते हैं। ट्रिगर पॉइंट्स इन क्वाड्स एंड हैम्स ये वही चीज़ है जो भी मैंने आप लोगों को बताई है। फिर क्या बिफ़ोर एंड आफ्टर आउटकम, अब फिर आपने पेशेंट से पूछते रहना है कि उसको पहले क्या फ़ील था हो रहा था, उसके बाद में उसका कोई इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं। नेक्स्ट केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 में सर्वाइकल रेडिक्यूलोपैथी का पेशेंट है, ठीक है? और उसके ट्रैप्स जो हैं वो टाइट हैं, ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए हैं वहाँ पे। मोस्टली पेशेंट्स आते हैं ऐसे क्योंकि आजकल की लाइफ़ में पे मोस्टली क्या है कि पोस्चर ऐसा है और मोबाइल यूज़ की वज़ह से जो नेक के मसल्स हैं वो स्टिफ़ हैं, तो मोस्टली ट्रैप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं, ट्रैप्स पे ट्रिगर पॉइंट्स बने हुए होंगे काफ़ी। समटाइम्स डेल्टॉइड पे भी होते हैं। अपर ट्रापेज़ियस एंड लेवेटर स्कैपुलाe ठीक है, फिर यहाँ पे हम ड्राई नीडलिंग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पेन रिडक्शन ठीक है, पेन रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निक ओवरव्यू। अब टेक्निक में सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि ट्रिगर पॉइंट है कहाँ पे और ये वाक़ई ट्रिगर पॉइंट है या कोई टॉट बैंड बना हुआ है या कोई और चीज़ है, ठीक है? फिर ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पाल्पेशन के थ्रू पता चलेगा। जब आप डीप पाल्पेट करेंगे उसके मसल को तो आपको पता चलेगा। फिर उसके बाद हम ड्राई नीडल की इंसर्शन कैसे करते हैं, ठीक है? वो इंसर्शन हमें बहुत केयरफुली करनी है। नीडल की मैनिपुलेशन हम किस एंगल में नीडल को लेके जा रहे हैं कौन से एंगल पे किस मसल पे लगना है।
ठीक है? ये सब चीज़ें आपने देखनी होती हैं। उसके बाद पोस्ट नीडलिंग केयर, पोस्ट नीडलिंग केयर जैसे अभी आपने ड्राई नीडलिंग कर लिया एक पेशेंट पे, अब सपोज़ करें उस पेशेंट का लाइक ब्लड निकला है बॉडी से थोड़ा-सा जहाँ पे आपने ट्रिगर पॉइंट उसका रिलीज़ किया ड्राई नीडलिंग के थ्रू। तो अब आपने अवॉइड करना है कि वो ना आपसे कॉन्टैक्ट में आए ब्लड और ना पेशेंट के किसी दूसरी जो पार्ट ऑफ बॉडी है वहाँ पे लगे, ठीक है? तो केयर बहुत ज़रूरी है इसमें। नेक्स्ट है न्यूरोमॉड्यूलेशन मैकेनिज़्म इन ड्राई नीडलिंग। एक तो इसमें था नीडल स्टिमुलेशन एक्टिवेट्स अल्फा डेल्टा एंड सी फाइबर्स, ठीक है? पेन गेट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी सबने। क्या पेन को जो कम करने के लिए, पेन कंट्रोल करने के लिए कौन से फाइबर्स वर्क करते हैं, ए डेल्टा और सी फाइबर्स। फिर क्या सेंड सिग्नल टू डोर्सल हॉर्न एंड मॉड्यूलेट पेन पाथवे। फिर ये सिग्नल्स ब्रेन की तरफ जाते हैं, वो सेंट्रल सेंसिटाइजेशन करते हैं, ठीक है? रिड्यूस करते हैं हमारे पेन को। फिर एंडोजीनियस ओपियोइड रिलीज़ करते हैं और जो नॉर्मलाइज़ करते हैं डिसफंक्शनल मोटर एंड प्लेट्स को। और फिर क्या होता है कि स्लोली ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है और मसल टोन जो होती है वो रीसेट हो जाती है, ठीक है? बाय अल्टरिंग स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सेस। ओके, अब नेक्स्ट है कंपैरिजन विद अदर टेक्निक्स, ड्राई नीडलिंग वर्सेस एक्यूपंक्चर, ड्राई नीडलिंग वर्सेस टेंस और ड्राई नीडलिंग वर्सेस मसाज। अब ड्राई नीडलिंग और एक्यूपंक्चर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है? उसके बाद टेंस तो बेसिकली नर्व्स को स्टिमुलेट करता है, ठीक है? और जो मसाज है, मसाज का अलहदा से काम है। उसके बाद रोल इन मॉडर्न एमएसके प्रैक्टिस, एक तो फास्ट रिकवरी मतलब अगर जल्दी, क्योंकि आप अगर मैनुअली कर रहे हैं, अगर कम ट्रिगर पॉइंट्स है तो हम रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत समटाइम्स पेशेंट बहुत ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं सम पेशेंट्स के, तो हम उसको मैनुअली नहीं कर सकते रिलीज़, तो फिर हम ड्राई नीडलिंग की तरफ जाते हैं ताकि उसकी रिकवरी फास्टर हो। फिर पेशेंट सैटिस्फाई भी होता है इस चीज़ से और क्या होता है हाई एम्प्लॉयबिलिटी होती है। नेक्स्ट है वर्ड स्टूडेंट मस्ट मास्टर। अब जो ड्राई नीडलिंग कर रहे हैं, हम उनको क्या बताएँगे कि प्रॉपर कैसे हाँ, ड्राई नीडलिंग को आप सेफ तरीके से यूज़ कर सकते हो कि आप लोगों को एक तो एनाटॉमी पता होनी चाहिए, फिर आपको प्रॉपर पाल्पेशन का तरीका पता होना चाहिए, आप पाल्पेट कैसे कर रहे हैं पेशेंट का अगर कहीं पे ट्रिगर पॉइंट है तो। फिर नीडल की टेक्नीक, कौन से एंगल पे यूज़ करनी है, उसके बाद कौन कहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन है ये एंगल, कौन-सा साइज़ यूज़ करना है नीडल का, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल रीज़निंग, क्लिनिकल रीज़निंग में क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन-सी कंडीशन में हम करना चाहते हैं तो करें, कौन-सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, पेशेंट से आपने प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है, उसके बाद आपने कोई भी जो आप टेक्नीक यूज़ कर रहे हो वो करनी होती है, ठीक है? ये नहीं कि अगर सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का पेशेंट है और अगर सपोज़ करें उसको साथ कोई और कंडीशन भी है और आप उसको ड्राई नीडलिंग करना स्कोप, ग्लोबल डिमांड, रिसर्च ट्रेंड्स, नीड्स फॉर सर्टिफिकेशन, ठीक है? उसके बाद अब कंक्लूज़न हम करेंगे। ड्राई नीडलिंग इज़ अ वाइटल एविडेंस बेस्ड स्किल दैट एनहांस फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव्स क्लिनिकल आउटकम्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स मिथ्स एंड एविडेंस कि हम किस बेसिस पे कपिंग थेरेपी और ड्राई कपिंग या जो कपिंग थेरेपी है वो कर सकते हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। इसके डिफरेंट मिथ्स के बारे में बात करेंगे, इसकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो रिसर्च हो चुकी है ऑलरेडी इसके बारे में, उस पे हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एविडेंस देखेंगे कि ड्राई कपिंग एज़ अ थेरेपिस्ट हमें करनी चाहिए, तो उसके कौन से रिव्यूज़ आ रहे हैं या उसकी किस तरह पेन मैनेजमेंट हो रही है। जो मेन सपोर्ट हमें आ रही है वो ये है कि शॉर्ट टर्म पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, बट टू सर्टेन रीजन्स, कुछ रीजन्स में लिमिटेड है, कुछ रीजन्स में आपको ये कि बिल्कुल भी नहीं आती है, कुछ रीजन में थोड़ी-सी आती है और कुछ में बहुत अच्छी आती है। जैसे जो मोस्ट कॉमनली हम कहते हैं कि जिसमें बहुत अच्छी आती है वो नेक रीजन आपका कंसीडर किया जाता है।
नेक्स्ट फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स कौन-सी हैं, ये आपकी पेन की इंटेंसिटी या पेशेंट की कंडीशन किस टाइप की होनी चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम उसे ड्राई नीडलिंग को प्रिस्क्राइब जो कि करते हैं रिसर्चेज़ के अकॉर्डिंग, वो माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन है, सीवियर कंडीशन में हम इसको नहीं करते। बट विद द एक्सरसाइज थेरेपी एज़ वेल, हम सिंपली सिर्फ ड्राई नीडलिंग पे नहीं रहते, उसके साथ-साथ हम कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइजेज़ को भी प्रिस्क्राइब करते हैं। फर्दर कंडीशन में भी कर सकते हैं, लाइक शोल्डर पेन हो गए, प्लांटर fasciitis, टेंडिनोपैथीज़। नेक्स्ट कि आपके कौन से ऐसे सिम्पटम्स हैं जब आप ड्राई नीडलिंग करते हैं, तो वो इट इज़ कॉमन, एंड कुछ ऐसे हैं जो कि रेड फ्लैग साइन्स कंसीडर किए जाते हैं। जो कि कॉमन है वो है सोरनेस आ जाती है, ब्रूजिंग हो जाता है, या लाइट से आपको पेन हो जाता है, या रेडिएटिंग पेन भी कुछ कंडीशंस में हो जाता है। बट जो सीरियस कंडीशंस हैं जो कि रेड फ्लैग कंसीडर किए जाते हैं, वो इन्फेक्शन हो सकता है, कोई नर्व इंजरी कर दिया आपने, आपकी नीडल की पोज़ीशन ऐसी है, या निमोथोरेक्स वाली कंडीशन में कह सकते हैं आप। इसलिए इट्स मच बेटर कि आप उससे पहले आपकी एनाटॉमी की नॉलेज, आपकी जो स्टरलाइज़ेशन प्रोसेस है, वो बिल्कुल ऑन पॉइंट होना चाहिए, और आपका कंसेंट पेशेंट से, क्योंकि नीडल फोबिक नहीं होना चाहिए। ये उसकी सेफ्टी प्रोफाइल में हम कंसीडर कर सकते हैं। कपिंग थेरेपी में है कि कौन से उससे क्या होता है, मोस्टली जो है उससे भी शॉर्ट टर्म पेन मैनेजमेंट है, और जो मोस्ट रीजन्स हैं जिसमें बहुत अच्छा आपको इफेक्ट फील होता है, वो भी नेक रीजन, लो बैक पेन, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में मिल जाता है आपको। और इस पे जो स्टडीज़ हो चुकी हैं उसमें आप मैंने ब्लाइंडेड भी स्टडीज़, अनब्लाइंडेड भी है, और इसमें मैक्सिमम स्मॉल टू मॉडरेट कप के जो साइज़ेज़ है वेरिएशन करते हैं, उन पे हुई हुई है। जो मोस्ट कॉमन सिम्पटम आ जाते हैं आपके कपिंग के बाद, वो मार्क्स आ जाते हैं, जो सर्कुलर कप्स के मार्क्स होते हैं, माइल्ड से डिस्कम्फर्ट हो जाता है, ब्रूजिंग हो जाती है। जो रेड फ्लैग साइंस कंसीडर किए जाते हैं, स्किन अनब्रोकन, बर्न्स हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, वो इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको हेमाटोमा भी हो सकता है, एब्सेस भी बन सकते हैं। ड्राई नीडलिंग में कौन-कौन से मिथ्स हो जाते हैं कि जिन कहते हैं कि ड्राई नीडलिंग करवानी है तो ये चीज़ हो जाएगी। परमानेंट पेन रिलीफ, एज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि एविडेंस कहता है कि माइल्ड से मॉडरेट पेन की तरफ जब हो तो आप ड्राई नीडलिंग करें विद एक्सरसाइज। सिंपल ड्राई नीडलिंग उस पे इफेक्टिव नहीं होती, और परमानेंट पेन रिलीफ भी नहीं होता ड्राई नीडलिंग से। इट्स जस्ट अ शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट, नॉट अ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। मोर नीडल इक्वल्स बेटर, जितनी ज़्यादा आप नीडल्स लगाएँगे इतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा, ऐसा भी कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला। सेम एज़ एक्यूपंक्चर, नो, दे आर totally different from each other on perspective of theoretical framework and clinical reasoning. Next myth about cupping therapy. It removes toxins, but it's there is no knowledge about कि इट रिमूव टॉक्सिन्स, या टॉक्सिन्स आपके रिमूव हो जाते हैं जस्ट आप कपिंग कराएँ, ऐसा कोई एविडेंस अभी तक नहीं लाया जा रहा, ठीक है? डार्क मार्क इंडिकेट इफेक्ट में कि जितने ज़्यादा आपके कुछ लोगों के जब आप कपिंग करते हैं, सिंपल ड्राई कपिंग की करें तो बहुत डार्क पैचेस बन जाते हैं उस रीजन में, तो वो आप कंसीडर कर सकते हैं कि ये इतनी ही अच्छी हुई है कि जितने अच्छे आपके कलर होंगे, जितना कलर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये स्किन टू स्किन वेरी करता है। थर्ड में से कि क्रोनिक पेन परमानेंटली को रिलीव कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कर सकता है कि शॉर्ट टर्म आपको रिलीफ दे, लेकिन अगर आप साथ कॉम्बिनेशन में एक्सरसाइज़ेज़ देंगे तो देन इट विल गो मैनेज। कपिंग की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उन सबको डिफाइन नहीं किया हुआ, और कुछ स्मॉल साइज़ ग्रुप्स पे ये रिसर्च की हुई है। और सेकेंडली जो हमारे ब्लाइंडेड ट्रायल्स होते हैं कि 1% 2% वो भी आपका ऑफ़न ही इनएडुकेट है, प्रॉपर नहीं किया जाता, ठीक है? लो क्वालिटी ट्रायल्स हैं, इफेक्टिव ट्रायल्स नहीं है। न्यूट्रली रह के हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से क्या कह सकते हैं कि ड्राई नीडलिंग और कपिंग जो है शॉर्ट टर्म पेन मैनेजमेंट के लिए हो सकता है, बट विद द एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, नॉट विद दैट कि हम कहेंगे सिर्फ एक चीज़ कर रही है। लॉन्ग टर्म क्योर्स में इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता। सेफ्टी और प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ की जाए देन इट इज़ गुड टू गो विद दैट। अगर आपकी क्लिनिकल डिसीजंस रिक्वायर्ड होती है, पेशेंट एजुकेशन आपकी इससे पहले करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कपिंग थेरेपी होती क्या है? Cupping therapy, basically it's a therapeutic technique that use suctioning, right? और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो चाइनीज़ मेथड इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। दे यूज्ड टू ट्रीट वेरियस कंडीशंस, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया करते थे। इसके अलावा आपको ओल्ड इजिप्शियन बुक्स में मिल जाएगी कपिंग के बारे में, इसकी जितनी भी हिस्ट्री थी। इसके अलावा आपको ग्रीक्स की हिस्ट्री में मिल जाता है, ग्रीक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे इसको।
और जो सबसे इम्पोर्टेंट है बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए जो चीज़ जो फैक्टर मैटर करता है दैट इज़ कि ये हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इसको एम्फसाइज़ किया गया है, ठीक है? किसी जो आपको पता है कि हम जिस तरह से एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं, इसी तरह बाकी भी जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, आप मिडल ईस्ट की बात कर लें, आप इजिप्ट की बात कर लें, तो यहाँ पे जो लोग कपिंग थेरेपी को प्रेफ़र करते हैं या करते थे, जब से वो करते आ रहे हैं, वो इसलिए कि इसका एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। इसको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको मंसूब किया गया, ठीक है? उन्होंने अपने लोगों को भी इस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया कि कपिंग थेरेपी होनी चाहिए। बट अ, वो कौन-सी टाइप है, कैसे है, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो ये इसकी जो ये हिस्ट्री है ना, ये आप अगर कहें कि इस्लामिक है या ट्रेडिशनल है, उससे हट के जो आपकी मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें ये कब से स्टार्ट हुआ? ये हुआ था स्टार्ट जब एक हमारे पास एक स्विमर थे, जिनका नाम था माइकल फिलिप्स। उन्होंने फर्स्ट टाइम हिजामा मार्क्स शो कराए थे व्हेन ही वाज़ पार्टिसिपेटिंग इन ओलंपिक्स, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम उनके मार्क्स देखे गए थे और उस चीज़ पे जो है वो फिर रिसर्च वगैरह की गई कि ये मार्क्स किस चीज़ के हैं। इसको थोड़ा-सा फ़नी वे में भी लेके जाया गया कि शायद जो उनके मेडल्स हैं वो उन्हीं के ऊपर ही लेट गए जिसकी वज़ह से ये इनको सर्कुलर से मार्क्स बन गए। बट लेटर ऑन उस पे रिसर्च की गई, उसके बारे में पढ़ा गया, उसको जब खोजा गया तो फिर पता चला कि अच्छा दैट वाज़ द कपिंग मार्क्स, ठीक है? तो ये हिस्ट्री थी हमारे पास। अब कपिंग थेरेपी जो होती है ना दैट नॉट मीन्स द हिजामा क्योंकि कपिंग थेरेपी जो है ये आपके पास एक अम्ब्रेला टर्म होती है, ठीक है? अब कपिंग थेरेपी के अंडर इसकी काफ़ी टाइप्स आ जाती हैं जिसमें से एक हिजामा है। जैसे हमारे पास एक टाइप होती है ड्राई कपिंग होती है, ठीक है? जिसमें आप कोई ब्लड वगैरह नहीं निकाल रहे होते। फिर आपके पास वेट कपिंग होती है, जिसको आप जो है वो हिजामा कहते हैं, जिसमें आपने ब्लड निकालना होता है, ठीक है? थर्ड वन आपके पास होती है थर्ड वन जो टाइप है आपके पास दैट इज़ मूविंग कप्स या इसको आप मसाज कपिंग भी कहते हैं, ठीक हो गया? ये डिफरेंट इनके डिफरेंट टाइप्स हैं और इनकी डिफरेंट एप्लीकेशंस भी होती हैं। फिर आपके पास फायर कपिंग होती है जो आपने देखा होगा कि अक्सर थेरेपिस्ट वगैरह या जो भी प्रैक्टिशनर होता है वो उसका उसके पास एक ग्लास का कप होता है जिसमें वो पहले फायर को अंदर उसको वो करके उसके बाद जो है वो स्किन के साथ स्टक करता है, ठीक है? तो थर्ड वन इसके अलावा जो हमारे पास होती है दैट इज़ फ्लश कपिंग। ये भी एक कपिंग टेक्नीक होती है। ये आप इंशाल्लाह ताला जब आप सारे हो रही है और ताकि आपको ये सारी टेक्निक्स वहाँ पे अप्लाई करते हुए दिखें और आप सीखें कि कौन-सी टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है? तो ये हमारे पास सारी टाइप्स हो जाती हैं कपिंग की। अ, प्लीज़ स्लाइड आगे कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट। ओके। अब हम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो हम देखते हैं, ठीक है? कि जो आप कपिंग थेरेपी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो किस मैकेनिज़्म पे काम करेगी, ठीक है? इसमें हमारे पास डिफरेंट मैकेनिज़्म आ जाते हैं जिस पे कपिंग थेरेपी वर्क करता है। जिसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो रहा होता है। अच्छा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कराने से क्या होता है, जब आप कप को अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पे सक्शनिंग होती है। नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर रहे हैं आप बेसिकली, ठीक है? आपने नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया, वहाँ पे जो आपकी सुपरफिशियल आर्टरीज़ थी, कैपिलरीज़ थी, वहाँ पे आपके पास जो है ना वेज़ोडाइलेशन हो जाती है, जिसकी वजह से उस स्पेसिफिक एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करता है, ठीक है? और उससे जो है फिर आपका इस तरह से आप ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें कुछ चीज़ें हैं वो जो इसमें थोड़ी-सी मेंशन नहीं है, वो मैं आपको वर्बली बताती हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो कपिंग थेरेपी जो है वो काम कर रही होती है पेन गेट थ्योरी पे।
जिस तरह से पहले ड्राई नीडलिंग के उसमें आपने सीखा, सुना कि जो आपके कुछ फाइबर्स होते हैं, अल्फा, डेल्टा फाइबर्स होते हैं, जो कि आपके पेन को जो आपके स्मॉल फाइबर्स होते हैं ना, उसको इसने खत्म करना होता है, लाइक उसको इसने स्प्रेस कर देना होता है। स्प्रेस करने से आपका जो पेन है वो आपके नहीं पहुँचता, ठीक है? इस तरह ये के थ्योरी पे वर्क करता है। सेकेंडली कंडीशन्ड पेन मॉड्यूलेशन की थ्योरी पे भी काम करता है। कंडीशन्ड पेन मॉड्यूलेशन की जो थ्योरी है वो बेसिकली क्या कहती है कि अगर आपकी बॉडी के एक पार्ट में पेन, ठीक है? और आप या एक तरह है, आप दूसरा स्टिमुलस दे देते हो, ठीक है? अब दूसरा स्टिमुलस दे रहे हो, उधर भी आप पेन कॉज़ कर रहे हो, लेकिन वो अब आप क्या होगा कि जो आपका पहले वाला पेन है दैट विल सप्रेस, वो खत्म होगा और ये वाले जो फाइबर्स हैं, ये जो है वो रश करेंगे, लेकिन ये फॉर द शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है? थर्ड वन जो हमारे पास आ जाता है दैट इज़ हीमोथेरेपी। हीम से मतलब ब्लड होता है ना, ठीक है? और हीम थेरेपी से क्या होता है कि आपके जो नेचुरल ओपियोइड्स होते हैं ना, ये रिलीज़ होते हैं। किसी भी कंडीशन पे जब आप उस जगह पे अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपका जो ब्लड फ्लो जब इंक्रीज़ करता है, तो वो अपने साथ नेचुरल मेडिएटर्स को भी लेके आता है, ठीक है? नेचुरल ओपियोइड्स को भी लेके आता है, जिसमें जो भी आपकी अगर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह चल रही है या आपका जो कोई भी सिस्टम है, तो उसको वो ठीक करके आपकी जो हीलिंग है, उसको फास्टर और बेटर बना देता है। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास जो एक कंडीशन है दैट इज़ ब्लड डिटॉक्सिफिकेशन। इसका मैकेनिज़्म क्या होता है कि जब आप स्कारिंग करते हो, जब आप ब्लड निकालते हो, वेट कपिंग की बात हो रही है। जब आप ब्लड निकालते हो तो उसमें क्या होता है कि आपका जो नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है ना, वो भी जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। जिसकी वजह से जितने भी जो टॉक्सिन है, वो आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें मैम प्लीज़ स्लाइड चेंज कर दें। अच्छा पेशेंट आउटकम्स में देखिए इसमें पेशेंट आउटकम से मुराद यहाँ पे हम ले रहे हैं कि हमारे पास बेनिफिट्स क्या आते हैं इसके। पेन रिलीज़ होता है, ओके। इसके बाद हमारे पास जो है वो फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है। ये नहीं कि आगे हम डिस्कस करेंगे कि हम किस सिस्टम पे कपिंग का क्या-क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है? तो उसमें जब हम देखेंगे ना तो अब जिस तरह से ये लिखा हुआ है कि पेन रिलीफ होता है, इम्प्रूव्ड फंक्शनिंग होती है, रिलैक्सेशन होती है, दैट इज़ ऑल अबाउट एमएसके सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की ये बात हुई हुई है, ठीक है? तो ये हमें पता है कि जब आपका मसल जो होता है वो स्पैज़ में जाता है या आपका जो फेशिया होता है दैट इज़ द मेजर कल्प्रिट जब भी आपको मस्कुलर पेन वगैरह हो रहे होते हैं। लेकिन हम अक्सर औक़ात हम उस चीज़ को क्या इग्नोर कर देते हैं। तो जब आप कपिंग भी कर रहे होते हैं जी अगर हम वेट कपिंग की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे ड्राई कपिंग की बात करेंगे, ठीक है? या आप मूविंग कप्स की बात कर रहे हो, तो आप बेसिकली फेशिया को रिलीज़ कर रहे होते हो। जब फेशिया रिलीज़ होता है, आपका मसल भी रिलीज़ होता है। को बेसिकली एक्सपेंड करने के लिए स्पेस मिल जाती है। आपका मसल जब अपने फुली साइज़ में आता है, जब वो उस पे जो काम करने की उसकी जो कैपेसिटी है, जब वो बढ़ती है, तो फिर आपकी फंक्शनिंग भी इम्प्रूव हो जाती है, आप रिलैक्स भी फ़ील करते हैं और आपका जो है ना वो पेन भी खत्म होता है इससे, ठीक है? अम, मैम प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड करिएगा। अच्छा, यहाँ पे अब हम डिफरेंट सिस्टम्स की बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये आपने एक कंसर्न सुना होगा और आपके अपने ज़हन में भी होगा कि कपिंग थेरेपी इज़ नॉट रिलेटेड टू फिज़ियोथेरेपी। फिज़ियोथेरेपिस्ट शुड नॉट परफॉर्म दिस, ठीक है? तो ये बात तो हमें अभी से क्लियर हो गई कि हम सिर्फ़ हिजामा अप्लाई नहीं कर रहे होते, ठीक है? कपिंग अंदर हम ये बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, ठीक है? अगर आप हिजामा को एक साइड पे कर दें तो स्टिल वी वी कैन परफॉर्म कपिंग थेरेपी, ठीक है? अब इसमें हम डिफरेंट सिस्टम्स पे
किस तरह से अप्लाई करते हैं और डिफरेंट सिस्टम्स पे हमें क्या इफ़ेक्ट मिलता है, ये हम देखते हैं। सबसे पहले मस्कुलस्केलेटल ही देख लेते हैं। देखिए, अभी हमने जैसे बात की कि आपका जो मसल होता है, उसके ऊपर होता है फेशिया। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जब आपका फेशिया जो होता है ना, जब वो टाइट हो जाता है, वो आपके मसल को एक्सपेंड करने के लिए स्पेस ही नहीं प्रोवाइड करता है, ठीक है? क्योंकि वो खुद ही इतना टाइट हो चुका होता है कि वो मज़ीद आपके जो मसल है ना, उसको कम कर देता है। तो उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है ना, वो भी कम हो जाती है, ठीक है? जितनी फ़ोर्स उसको जनरेट करनी चाहिए, वो आपका मसल उतनी फ़ोर्स जनरेट नहीं कर सकता। इस वजह से जब भी आपके पास कोई भी मस्कुलस्केलेटल इश्यू है, आपको लगता है कि आपका फेशिया टाइट हुआ हुआ है आपके पेशेंट का या मस्कुलर स्पैज़्म हुआ हुआ है, मसल टाइट हुआ हुआ है, मसल शॉर्टेंड हुआ हुआ है, तो आप उसपे मसाज कपिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप स्टेशनरी कप्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ने में हमने ऊपर 3 डिफरेंट मैकेनिज़्म्स की बात की थी। बिल्कुल वही मैकेनिज़्म्स यहाँ पे भी हम दोबारा डिस्कस करेंगे, जिसमें एक पेन गेट थ्योरी आ जाती है, साथ में हमारे पास कंडीशन्ड पेन मॉड्यूलेशन आ जाता है और इसके अलावा हमारे पास नेचुरल ओपियाइड्स की रिलीज़ आ जाती है, ठीक है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये हमारे पास इस तरह से काम कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा, अब रिस्पायरेटरी सिस्टम पे कपिंग थेरेपी का इफ़ेक्ट कैसे होता है? देखिए, हमारे पास एक टेक्नीक होती है फ्लश कपिंग। ये ज़्यादातर जो है ना सिलिकॉन कप्स के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है? इसको आपने स्किन पे अप्लाई किया और उसको आप ज़्यादा देर स्टे नहीं करने देते। अप्लाई करने के फ़ौरन बाद आप उसको रिमूव कर देते हैं सडनली, लाइक एक झटके से आप उसको लगाते जाते हैं, रिमूव करते जाते हैं, ठीक है? तो ये वाली फ्लश कपिंग होती है और ये यूज़फुल होती है टू जनरेट कफ। अगर कोई ऐसा पर्सन है, आप आईसीयू वगैरह में भी देखते होंगे कि जो कार्डियो के पेशेंट्स होते हैं या जो इस तरह के सीओपीडी के पेशेंट्स हैं, उनमें अगर कफ रिफ्लेक्स जनरेट नहीं हो रहा, तो आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? सेकेंडली, थोरैसिक एरिया पे अप्लाई करके आप लंग्स एक्सपेंशन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल को रिलीज़ कर सकते हैं, ताकि आपको ब्रीथिंग में असिस्टेंस मिल सके, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास जो एक और सिस्टम की हम बात करें तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे कैसे काम करता है? एक तो हमने कहा कि हम हमारा ब्लड फ्लो जो है ना वो इंक्रीज़ करता है। जो आपकी जब बॉडी में किसी भी पार्ट पे ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करा तो आपकी जितनी भी पेरिफेरल कैपिलरीज़ होंगी या आर्टरीज़ होंगी, उनकी वेज़ोडायलेशन होती है, तो आपका जो हार्ट की जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम योर ब्लड टू द बॉडी एंड फ्रॉम बॉडी टू द ब्लड, वो बहुत स्मूथली होती है, ठीक है? इसके अलावा ये होता है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, ठीक है? जिसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है ना, वो भी अंडर कंट्रोल रहता है। ठीक हो गया? अब जो हमारे पास लास्ट सिस्टम आता है, दैट इज़ इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन। अब इम्यून सिस्टम पे भी कैसे काम करती है? हमने कहा कि ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हुआ फॉर एट दैट स्पेसिफिक साइट, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो गया। वहाँ पे आपके पास जो है वो नेचुरल ओपियोइड्स भी आते हैं। साथ में आपके पास जिस तरह से आपके व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो कि आपके बॉडी के नेचुरल डिफेंसर्स होते हैं, जो आपका बॉडी का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, वो भी अपनी आर्मी भेजता है उस एरिया में, ठीक है? तो इस तरह से भी जो आपका इम्यून सिस्टम है वो बेहतर हो रहा होता है और एक्टिवेट हो रहा होता है। मैम प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड कर दें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें इसकी, तो साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? ब्रूज़िंग हो सकती है। कुछ लोग ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं ना अपनी उसको अपीयरेंस वगैरह को भी लेके। कुछ लोगों को वो वाले स्कार्स पसंद भी होते हैं और कुछ को नहीं भी होते, तो वो भी एक कंसिडरेशन मानी जाती है, ठीक है? इसके अलावा जो है कि आप उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? अगर आपका कोई डीप कट लग गया है तो। इसके अलावा जो है कि आपको समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जब उन पे आप
कपिंग अप्लाई करते हैं, वेट कपिंग की बात कर रही हूँ। जब वो आप अप्लाई करते हैं तो उसके बाद उनको फेंट होना शुरू हो जाते हैं, डिज़ीनेस वगैरह उनको हो रही होती है। तो ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपने पेशेंट को पहले गाइड करनी होती हैं। आप पहले उसको एजुकेट करते हो कि यू आर डूइंग दिस, तो हमें इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है? आपको पता है कि हमारे जो हमारा एरिया है या जो हमारी सोसाइटी है यहाँ पे ज़्यादातर वेट कपिंग ही उसी को प्रेफ़र किया जाता है, तो उसके बाद ये कंडीशंस लाज़मी आ जाती हैं, तो आपने पेशेंट को पहले से एजुकेट करना है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक हो गया? मैडम प्लीज़ नेक्स्ट। ठीक है, ये हमने कहा कि टेम्परेरी मार्क्स भी बन जाते हैं, डिस्कम्फर्ट भी होता है। इसके अलावा जो है वो बर्न्स, बर्न्स उस कंडीशन में होते हैं जहाँ पे आप फायर कपिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है? बाकी अगर आप प्लास्टिक कप्स यूज़ कर रहे हैं या आप सक्शनिंग कप्स यूज़ कर रहे हैं, सिम कप्स यूज़ करें तो उसमें एज़ सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और जो ड्राई कपिंग है दैट इज़ मोस्ट सेफ प्रैक्टिस, तो इसमें एज़ सच कोई इश्यू नहीं आ रहा होता। ज़्यादातर जो साइड इफ़ेक्ट्स आपके पास आते हैं वो वेट कपिंग में आ रहे होते हैं। मैम प्लीज़ नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाती है कि कौन-सी हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं और कौन-सी नहीं है। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें जो आपके पास एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, उसमें तो आप पेशेंट पे अप्लाई कर ही नहीं सकते। जैसे कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको ब्लड डिसऑर्डर है, हीमोफिलिया है या इस तरह की कोई भी कंडीशन है, उस पे आप कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? कोई ऐसा है जिसको मतलब ऐसा होता है कि अगर आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद जो है ना वो उनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो वो उनके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाती है। तो उस कंडीशन में आप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे कि उसमें ना आप प्रिकॉशंस को फॉलो करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ होती हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, आप उनमें आराम से जैसे मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज़ वगैरह हैं, उनमें आप बिल्कुल ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे कि अगर पेसमेकर लगा हुआ है तो भी आपने बहुत एहतियात करनी है, ठीक है? कैंसर के पेशेंट को आप नहीं अप्लाई कर सकते, स्किन कंडीशंस में भी अप्लाई नहीं करेंगे। कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, उसमें आप नहीं अप्लाई कर सकते जैसे कि एनीमिया हो गया, कोई भी ब्लड डिसऑर्डर हो गया, प्रेगनेंसी में भी अप्लाई नहीं होता वेट कपिंग की अगर आप बात करें तो, ठीक है? और ड्राई कपिंग भी अगर आप अप्लाई करें तो आपको थोड़ी-सी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे मसल्स हैं जिस पे आप अप्लाई कर सकोगे, कुछ पे नहीं कर सकते, ठीक है? इस तरह ऑर्गन फेलियर के पेशेंट्स में भी आप अप्लाई नहीं कर सकते और इसके अलावा जो है वो पेसमेकर अगर किसी पेशेंट में इंस्टॉल है, उसमें भी आप अवॉइड करेंगे, ठीक है? और कैंसर के पेशेंट पे भी नहीं कर सकते। मैडम प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब आपके पास सेफ्टी रिकमेंडेशंस आ जाती हैं कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, चूँकि हमने कहा था कि हमें साइड इफ़ेक्ट्स में इन्फेक्शन वगैरह मिल सकता है, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए आपने पहले जो पेशेंट की स्किन है उसको एंटीसेप्टिक से पहले आपने बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर कर लेना है, ठीक है? उसके बाद आपने कपिंग अप्लाई करनी है और जब आप अप्लाई कर लें, उसके बाद भी आप एक दफ़ा एंटीसेप्टिक कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह या कोई भी जो जिस तरह से पायोडीन वगैरह होती है या अल्कोहल वगैरह होता है तो आप उससे जो है उसको एक दफ़ा साफ़ कर दें। सेकंडली आप पेशेंट को एजुकेट करें, पेशेंट को ये बताएँ कि जब आपने ये अप्लाई करना है तो आपने सफाई का ख़ास ख़्याल रखना है। ऐसा ना हो कि अप्लाई करने के बाद वो कोई डर्टी शर्ट पहन ले तो उससे भी उनको इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है? तो उन्होंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन शर्ट पहने और जो एक सिंपल कॉटन शर्ट होती है ना इट्स बेटर कि वो पहन लें ताकि उससे जो है वो उनकी वो ज़्यादा टाइट भी ना हो, ज़्यादा हार्ड भी ना हो और वो एक सॉफ्ट सी टेक्सचर की हो जिससे जो है ना वो एयर भी इज़िली पास इन एंड आउट हो सके, ठीक है? इसके अलावा जो है वो आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपर्ली स्टेरिलाइज़ होने चाहिए, ठीक है? होता तो ये है कि आप जो है ना वो डिस्पोज़ेबल यूज़ करें, यानी आपने एक पेशेंट पे यूज़ कर लिया तो आप दूसरे पेशेंट पे वही मटीरियल इस्तेमाल नहीं करें। बट अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो
ऑपरेटर्स है वो बिल्कुल स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, ठीक है? आपको जो प्रैक्टिशनर है उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसको टेक्नीक अप्लाई करने आनी चाहिए और साथ में जो है ना उसको जो मसल की एनाटॉमी है वो प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए ताकि वो एग्ज़ैक्टली मसल्स को ही टारगेट करे। ठीक है? तो एट द एंड मैं आप सबको ये सजेशन दूँगी कि जो डॉक्टर मरियम की तरफ से जो एक मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने आप को रजिस्टर कराएँ उसमें। क्योंकि देखिए सिर्फ़ हिजामा ही कपिंग थेरेपी नहीं होती, कपिंग थेरेपी के अंडर और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जो कि बेसिकली रिलेट ही फिज़ियोथेरेपी से करती हैं, ठीक है? और फिज़ियो अभी जैसे हमने डिफरेंट सिस्टम्स भी बात की, रिस्पायरेटरी पे अगर आप बात करें तो ये कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो दैट विल बिलॉन्ग्स टू मस्कुलोस्केलेटल, ऑर्थोपेडिक, न्यूरो, एनी एनीवन, ठीक है? ये भी सबके साथ है। सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, तो ये सिस्टम सारे फिजियोथेरेपिस्ट से ही रिलेट कर रहे हैं। तो अगर आप ये एक कंसर्न माना जाता है कि हिजामा इज नॉट रिलेटेड टू फिजियो बट कपिंग थेरेपी इज टोटली रिलेटेड टू फिजियोथेरेपी एंड द फिजियोथेरेपिस्ट। कुछ फिजियोथेरेपिस्ट अपोज करते हैं ड्राई नीलिंग और कपिंग थेरेपी को। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि हर कंट्री का लॉ डिफरेंट होता है। पाकिस्तान का डिफरेंट है, यूएस का डिफरेंट है। इस तरह से अगर हम लोग गल्फ स्टेट्स को देखते हैं तो उनके लॉज भी डिफरेंट हैं। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है लॉ के ऊपर कि कौन सा लॉ इस चीज को प्रमोट कर रहा है और कौन सा लॉ इस चीज को प्रमोट नहीं कर रहा। अब कुछ फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो ये विद इन द पाकिस्तान वो ये आर्ग्यू करते हैं कि ड्राई नीडलिंग नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ड्राई नीडलिंग में भी तो हम लोग नीडल्स, स्पेसिफिक नीडल्स होती हैं जिनको बॉडी में इंसर्ट करते हैं, और एक्यूपंक्चरिस्ट भी नीडल्स को ही बॉडी में इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट्स को देखेंगे कि स्कोप ऑफ प्रैक्टिस क्या कहती है। तो ड्राई नीडलिंग इज समथिंग एल्स एंड एक्यूपंक्चर इज समथिंग एल्स। लेकिन कुछ लोग इन दोनों को आपस में relate कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि ड्राई नीडलिंग जो है वो एक एक्यूपंक्चर की एक एडवांस टेक्निक है। उसमें भी हम लोग बॉडी में नीडल्स को इंसर्ट करते हैं, ड्राई नीडलिंग में भी, और जब हम लोग एक्यूपंक्चर करते हैं तो उसमें भी हम लोग नीडल्स को बॉडी में इंसर्ट करते हैं टू ट्रीट पेन एंड सर्टेन डिसफंक्शंस। तो फिजियोथेरेपिस्ट ये कहते हैं कि अगर जो भी फिजियोथेरेपिस्ट या जो भी प्रैक्टिशनर ड्राई नीडलिंग कर रहा है, तो उनका मानना ये है वो एक्यूपेंचरिस्ट की फील्ड में इंटरफेयर कर रहे हैं, व्हिच इज बोथ लीगली एंड प्रोफेशनल इनएथिकल है। आप इसको नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली अगर हम डिस्कस करें सेफ्टी रिस्क के, तो जैसे कि डॉक्टर फारिया ने कहा कि हाइजीन का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर हाइजीन नहीं यूज करते तो उसकी वजह से काफी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि जब ड्राई नीडलिंग हो जाती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं सोरनेस देखने को मिलती है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, हेमाटोमा हो जाता है, समटाइम्स फेंटिंग होती है, और इन्फेक्शन के रिस्क भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप प्रॉपर हाइजीन नहीं करते तो ड्यू टू हाइजीन ना होने की वजह से ये इश्यूज क्रिएट होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको पता है कि हमारी बॉडी में माइन्यूट कैपिलरीज भी होते हैं, तो उसके लिए इन इन सब की प्रॉपर सेफ्टी के लिए हमें एनाटॉमी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डॉक्टर नवेरा ने कहा, डॉक्टर राबिया ने कहा कि एनाटॉमी का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम एनाटॉमी प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे, हमें क्या पता कि कहाँ पर कौन-सी कैपिलरी जा रही है, कहाँ पर कौन-सी नर्व जा रही है। तो इसीलिए हमें इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही रेयर केसेस में निमोथोरिक्स भी देखने को मिलता है। तो इसलिए पेशेंट को एजुकेट करना भी बहुत ज़रूरी है। जिसकी वजह से ज़्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट इस बात को अपोज़ करते हैं कि प्रैक्टिशनर्स नहीं बताते अपने पेशेंट्स को कि हम ये टेक्निक करने लगे हैं और ये कितनी इफ़ेक्टिव है और ये कितनी इफ़ेक्टिव नहीं है। तो प्रॉपर उनको गाइड ना करने की वजह से बहुत से इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। उसके अलावा अगर हम रेगुलेशन की या वेरिएबल ट्रेनिंग की बात करें, तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। तो यूनाइटेड स्टेट्स में न्यूयॉर्क, हवाई, तो ये यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट को अलाउ नहीं है ड्राई नीडलिंग करना, राइट? जबकि पाकिस्तान में फिजियोथेरेपिस्ट को अलाउ है ये करना।
अब यहाँ का अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट यूएस में जाता है, जो कि यहाँ से ऑलरेडी ट्रेन्ड है, सर्टिफाइड ड्राई नीडलिंग भी की हुई है उन्होंने और कपिंग भी की हुई है, बट वही अगर यूएस में जाता है तो वहाँ पर उसको इस तरह के इश्यूज़ फेस करने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ के लॉ डिफरेंट हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इनसफिशिएंट या इनकंसिस्टेंट एविडेंस की, तो रिसर्चर्स का ये मानना है कि बहुत सी रिसर्चर्स ये कहती हैं कि जो ड्राई नीडलिंग है वो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन के लिए इफेक्टिव तो है बट शॉर्ट टर्म के लिए है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये इफेक्टिव नहीं है अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, और रिसर्चर्स हुई भी इसके ऊपर बहुत कम है ड्यू टू लैक ऑफ रिसर्चर्स। तब भी यहाँ पर ये अपोजिशन की बात आती है और यहाँ पर बहुत सी डिबेट्स चलती हैं। उसके बाद अगर हम एथिकल की बात करें या एथिकल इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करें, तो मैंने जैसे आपको बताया कि अक्सर फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं कि वो टोटली रिलाई ही ड्राई नीडलिंग पे करते हैं कि बस हमने ड्राई नीडलिंग करनी है, इसके अलावा हमने पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट नहीं देनी, जबकि पेशेंट खुद कहते हैं कि हमें इसके अलावा भी कुछ ट्रीटमेंट दें। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है और पेशेंट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम उसको शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट की तरफ देकर और बस फिर पेशेंट को हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी फिजियोथेरेपिस्ट इस बात को काफ़ी अपोज़ करते हैं कि जब आपके पास पेशेंट आता है, तो आप प्रॉपर उनको गाइड करें कि ये हम आपको ट्रीटमेंट करने लगे हैं, इस ट्रीटमेंट के ये प्रोज़ एंड कॉन्स हैं और ये इतने अरसे के लिए आपकी ये ट्रीटमेंट चलेगी और हमने टोटली इसके ऊपर रिलाय नहीं करना, इसके अलावा भी हमने आपको दूसरी ट्रीटमेंट की तरफ भी लेकर जाना है। तो जिसकी वजह से जब हम ये इस तरह की बातें अपने पेशेंट्स को नहीं बताते, तो यहाँ पर हमारे पास एथिकल क्वेश्चंस राइज़ होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कपिंग थेरेपी की, कि कुछ फिजियोथेरेपिस्ट कपिंग थेरेपी को भी अपोज़ करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर भी हमारे पास एविडेंसेस इतने नहीं हैं, इतने रिसर्चेस स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि वो इस बात को प्रूव कर सकें कि वाक़ई क्या ये लो टू मॉडरेट पेन को रिलीव करती है या वो नहीं करती है। उसके अलावा अगर हम इसकी मैकेनिज़्म की बात करें तो बहुत सी क्लिनिकल्स में या बहुत से हमारे पास रिसर्चेज़ हैं, तो उनमें प्रॉपर तरीके से इसका मैकेनिज़्म को डिफ़ाइन नहीं किया गया। जिसकी वजह से हमारे पास बहुत से इश्यूज़ तब भी क्रिएट होते हैं क्योंकि हमारे पास हाई क्वालिटी रिसर्चेज़ नहीं हैं, तो हाई क्वालिटी रिसर्चेज़ ना होने की वजह से हमारे पास कपिंग थेरेपी में भी हमारे पास यही कंसर्न्स डेवलप होते हैं। उसके अलावा कहीं-कहीं पर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिले हैं, उसके अलावा इन्फेक्शन के रिस्क भी देखने को मिले हैं, स्पेशली वेट कपिंग में। चूँकि जब वही बात है कि जब आप पेशेंट को गाइड नहीं करते, तो उसको गाइड ना करने की वजह से जब आपने एक पेशेंट फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास आया और आपने उनको वेट कपिंग की है या आपने उसको ड्राई कपिंग की है, उसके बाद उनको कुछ न कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले हैं और आपने जब पेशेंट को गाइड नहीं किया, पेशेंट तो परेशान होके दूसरी दफ़ा आते ही नहीं है फिज़ियोथेरेपिस्ट के बाद पास आते ही नहीं है। क्यों नहीं आता वो? कि वो ये समझते हैं कि हमें डॉक्टर ने तो और ही ज़्यादा खराब कर दिया। हम इनके पास ठीक होने के लिए आए, इन्होंने हमें ज़्यादा खराब कर दिया है। तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज़ होते हैं, तो कुछ फिज़ियोथेरेपिस्ट इसको अपोज़ करते हैं और कुछ इसके फ़ेवर में भी हैं। उसके बाद अगर हम कल्चरल की बात करें या प्रोफ़ेशनल लेटिमेसी की बात करें, तो कुछ फिज़ियोथेरेपिस्ट ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन्स है, नो डाउट। जैसे कि मैंने एक्यूपेंचर की बात की, तो एक्यूपेंचर हमारे पास एक चाइनीज़ मेडिसिन है। लेकिन वो और ड्राई नीडलिंग है डिफरेंट, लेकिन लोग ये समझते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर भी हमारे पास कल्चरल भी डिफरेंस आ जाता है। अब कल्चरल डिफरेंस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो बीइंग अ मुस्लिम हमारा एक एक पर्दे का निज़ाम है यहाँ पर, राइट? अब फ़ॉरेन में क्या है कि फ़ॉरेन में भी आप पेशेंट से बाकायदा कंसल्ट लेते हैं कि हम क्या आपकी शर्ट रिमूव कर लें? क्योंकि हमने कपिंग थेरेपी करनी है। जहाँ-जहाँ फ़ॉरेन में ये अलाउ किया जाता है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी हम क्या करते हैं कि हम पेशेंट से कंसेंट लेते और डायरेक्ट उनको कहते हैं कि जी प्लीज़ रिमूव योर शर्ट। तो पेशेंट सबसे पहले परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर मुझे क्यों कह रहा है? तो बाकायदा तौर पे हमें उसका कंसेंट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ पर भी फिजियोथेरेपिस्ट इस बात को काफ़ी अपोज़ करते हैं कि जहाँ पर कल्चरल डिफरेंस है तो बस फिर हम इसको टोटली ही साइड पे कर दें और हम करते ही नहीं हैं। तो आप मुझे बताएँ कि क्या वाक़ई ये कंसर्न्स वैलिड हैं या नहीं हैं?
Anyone, please? ओके, मैं बताती हूँ। तो ये समहाउ ये कंसर्न्स वैलिड हैं एंड समहाउ ये कंसर्न्स वैलिड नहीं है। अगर हम इसकी बात करें कि कंसर्न्स वैलिड क्यों हैं, तो फिर वही बात है सेफ्टी रिस्क की। कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से ड्राई नीडलिंग नहीं की या कपिंग थेरेपी आपने प्रॉपर तरीके से नहीं की, तो फिर इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जब आप पेशेंट को गाइड नहीं करते, तो फिर उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आपने प्रॉपर नीडल सेलेक्ट नहीं की और प्रॉपर तरीके से उसको बॉडी में इंसर्ट नहीं किया, तो उसकी वजह से हमें रेयर केसेस में निमोथोरिक्स भी देखने को मिलता है। अब उसको क्या करना है कि अब एक पेशेंट आपके पास पेन से आया, आपने उसका पेन रिलीफ करना है और आपने उसके गलत तरीके से नीडल इंसर्ट किए, तो उसको साइड इफेक्ट्स देखने को मिल गए निमोथोरिक्स। अब वो बेचारा अपनी फिजियो करवाएगा या वो निमोथोरिक्स का ट्रीटमेंट करवाएगा? तो ये कंसर्न्स बिल्कुल वैलिड हैं। उसके अलावा हर पेशेंट के ऊपर भी ड्राई नीडलिंग नहीं की जाती, तो ये भी एक चीज़ को देखना पड़ता है। उसके अलावा इसके एविडेंस जो हैं, ये इसके बेनिफिट के लिए जितने भी एविडेंस है वो भी मिक्स है। कुछ सिस्टमैटिक रिव्यूज या मेटा एनालिसिस ये कहती हैं कि हाँ जी, ये शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल ये इफेक्टिव है। लेकिन कुछ ये कहते हैं कि इसके लो टू मॉडरेट पेन के लिए भी है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत ही कम देखा गया है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर आर्ग्यूमेंट आती है कि ये हमारे पास वैलिड नहीं है। क्योंकि हमारे पास रिसर्चेज़ इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। जब भी आप रिसर्चेज़ की भी तो क्लिनिकल के ऊपर ही की जाती है, क्लिनिकल ट्रायल्स की बेसिस पे की जाती है। तो जब हमारे पास वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारे पास ये कंसर्न्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा फिर वही बात है रेगुलेशन एंड ट्रेनिंग की, कि ये चीज़ मैटर करती है कि अब फ़ॉरेन में अगर एक्यूपेंचरिस्ट है तो उनको काफ़ी साल लगते हैं इस ट्रेनिंग के ऊपर, फिर बाकायदा उनकी सर्टिफ़िकेशंस होती हैं। जबकि पाकिस्तान में अगर आप शॉर्ट कोर्सेज़ कर लें, तो आपको सर्टिफ़िकेशन मिल जाती है एंड यू बिकम द सर्टिफाइड ड्राई नीडलिंग एक्सपर्ट। तो आप यहाँ पर भी फिज़ियोथेरेपिस्ट इस बात पे डिबेट करते हैं। अगर हम इसकी कंक्लूजन की बात करें, तो ये ड्राई नीडलिंग कुछ पेन के लिए बिल्कुल ये इफ़ेक्टिव है, बट हर एक पेन के लिए भी ये इफ़ेक्टिव नहीं है। क्योंकि पेन भी ज़ाहिर-सी बात है बॉडी टू बॉडी वैरी करता है, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन वो वैरी करता है। तो आप हर पेशेंट के ऊपर ड्राई नीडलिंग को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम कपिंग थेरेपी को भी कंक्लूड करें, तो कपिंग थेरेपी हमारे पास शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ के लिए होती है, मसल टाइटनेस के लिए होती है और अगर इसको हम प्रॉपर एक एनवायरनमेंट में हम इसको परफॉर्म करें तो येस, क्योंकि हमने इसके अलावा भी बाकी चीज़ों को हाइजीन को भी देखना पड़ता है, पेशेंट को भी देखना पड़ता है कि क्या पेशेंट भी हमें उस चीज़ के लिए अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा। Should dry needling and cupping be included in every physio's training? मतलब कि क्या ड्राई नीडलिंग और कपिंग थेरेपी हर फिजियोथेरेपिस्ट की ट्रेनिंग में इम्पोर्टेंट है? इसकी एथिकल्स एंड प्रोफेशनल स्कोप क्या है? नेक्स्ट स्लाइड मैडम। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। अब ड्राई नीडलिंग एंड कपिंग थेरेपी आर इंक्रीजली यूज्ड इन मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी। अब क्या है कि ड्राई नीडलिंग और जो हमारी कपिंग थेरेपी है, ये मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में ही यूज़ की जाती है। अब इसमें क्या है कि ये मैंडेटरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर फिजियोथेरेपिस्ट को ये चीज़ आनी चाहिए। ये या हमारे कोर्स कंटेंट में है, हमारे डीपीटी के जो 5 इयर्स कोर्स है, उसमें है। ये मैंडेटरी नहीं है ये, लेकिन एक्स्ट्रा स्किल्स में ये आ जाती है। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है ड्राई नीडलिंग। अब ड्राई नीडलिंग क्या है कि इसमें हम ट्रिगर पॉइंट्स जो हमारे पेन है, हमारा मस्कुलर किसी को पेन है, कोई पेशेंट आया है, तो उनकी ट्रिगर पॉइंट्स पे हमें क्या करना है, नीडल इंसर्ट करते हैं और उनके पेन को रिलीज़ करते हैं। उसके बाद कपिंग थेरेपी में आ जाते हैं, तो कपिंग की थेरेपी क्रिएट सक्शन ऑन स्किन यूजिंग कप्स, इम्प्रूव सर्कुलेशन। हम कप्स के थ्रू सक्शन करते हैं और पेन को रिलीव करते हैं, रिड्यूस करते हैं मसल्स की टाइटनेस को और इम्प्रूव करते हैं ब्लड की सर्कुलेशन को पेशेंट में। अब ये मॉडलिटीज़ जो है ये थेरापिस्ट जो है
उसकी डोमेन नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्किल्स में आ जाती है। इसमें क्या है कि एविडेंस बेस्ड एसेंशियल स्किल्स, मतलब ये इसमें क्या है कि हमारी फिजियोथेरेपिस्ट जो है उसका ये इम्पोर्टेंट, मतलब जैसे एसेंशियल स्किल्स होते हैं वो नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्किल्स में आ जाती है। अब हमारे एसेंशियल स्किल्स कौन से हैं? हमारे एसेंशियल स्किल्स में आ जाती है मैनुअल थेरेपी आ जाती है, हमारी एक्सरसाइज थेरेपी आ जाती है, रिहैबिलिटेशन प्लान्स आ जाते हैं। लेकिन ये भी आता है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट स्किल्स में नहीं आते, ये एक्स्ट्रा स्किल्स में आ जाती है। नेक्स्ट मैडम। ये भी यही है। अब हम आ जाते हैं उसके बाद डिबेट्स में। अब इसमें क्या है कि आर्ग्यूमेंट हो रही है कि क्या ड्राई नीडलिंग एंड कपिंग थेरेपी वो इंक्लूड होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, 5 इसमें 4 पॉइंट्स हैं मेन, जिसमें क्या है, फर्स्ट है कि पेशेंट की डिमांड्स इसमें ज़्यादा होती है। स्पेशली कौन-कौन से पेशेंट की डिमांड ज़्यादा होती है? जो स्पोर्ट्स थेरेपीज़ में होते हैं, जो मस्कुलोस्केलेटल क्लिनिक्स में होते हैं। उसके बाद इसका क्या होता है कि इमीडिएट पेन रिलीफ मिलता है, जो कि रिपोर्ट किया जा गया है मेनी केसेस में। उसके बाद इसका क्लिनिकल यूज़फुल जो है वो ट्रिगर पॉइंट्स में होता है और मायोफेशियल पेन रिलीफ में होता है। उसके बाद मस्कुलर टाइटनेस में होती है। उसके बाद इसमें क्या है कि ये वर्ल्ड वाइड जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मॉडर्न फिजियोस में। मैडम नेक्स्ट। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्या आर्ग्यूमेंट्स ये मैंडेटरी हैं। नोट कोर फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस, पीटी फाउंडेशन इज एक्सरसाइज मूवमेंट्स एंड साइंस। वो ही बात आ रही है कि ये फिजियोथेरेपिस्ट का मेन डोमेन नहीं है, लेकिन ये एक्स्ट्रा स्किल्स में आ जाती है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये इन्वेसिव टेक्निक है। इसमें बर्निंग के सारे चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं स्किन के डैमेज के। इसमें क्या होगा कि रिक्वायर होगी कि कोई स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हो, एसेप्टिक टेक्निक्स हो, और सेफ्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इसमें। उसके बाद कपिंग इज ऑफ्टन लिंक्ड विद ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, नॉट ऑलवेज दी साइंटिफिकली प्रूवन। कपिंग थेरेपी जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, लेकिन इसका जो है ना साइंटिफिकली कोई भी प्रूव नहीं है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि रिस्क होता है, ये हार्मफुल है, रिस्क होता है। इट डन जो ट्रेन्ड फिजियोस होते हैं वो ही इसको जो है ना कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके एथिकल कंसर्न पे। तो उसमें क्या होगा कि इसका स्कोप है। अब एथिकल कंसर्न्स में आ जाते हैं तो इसका स्कोप, कंसेंट और ओवर यूज़, कॉमर्शियल यूज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट में अब इसकी एथिकल कंसीडरेशन में आ जाते हैं तो एथिकली इसको ऐसे कंसीडर सेफ है, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और प्रोफेशनली। अब जो ये चीज़ कर रहा है, जो फिजियोथेरेपिस्ट या जो जो हमारा मेडिकल प्रोफेशनल है वो कर रहा है, तो उसको ये सारी चीज़ें अपने ज़हन में रखनी है। इन सारी चीज़ों को रख के फिर ही करनी है और पेशेंट को भी बताना है कि ये चीज़ हो सकती है, इसका ये रिस्क है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पेशेंट की सेफ्टी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है। अब इसमें क्या है कि ड्राई नीडलिंग में क्या-क्या होगा कि पेनिट्रेटिंग है, क्योंकि हम नीडल्स इंसर्ट कर रहे हैं स्किन में, तो इसमें क्या होगा कि न्यूमोथोरिक्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लीडिंग के, इन्फेक्शन के और नर्व की इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम कपिंग थेरेपी पे आ जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, बर्न्स, फायर्स, स्किन डैमेज और ब्रूजिंग, इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो टेक्निक्स इसके अकॉर्डिंगली ही करनी है और ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट हो वो ही इस चीज़ को अप्लाई कर सकता है, वो ही इस चीज़ को कर सकता है। मैम नेक्स्ट। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके इन्फॉर्म्ड कंसेंट पे। अब इसमें क्या है कि बिफोर परफॉर्मिंग ड्राई नीडलिंग और कपिंग पेशेंट को हमें बताना है कि ये टेक्निक क्या है, इसकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है, इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या हैं पेशेंट को और इसके रिस्क क्या हैं, क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं, इसकी क्या-क्या चीज़ अगर हमने करवाई पेशेंट पे तो क्या-क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव इसके क्या हैं और इसके राइट टू रिफ्यूज़। अब पेशेंट खुद बताएगा। अगर पेशेंट को ये चीज़ समझ आ रही है तो पेशेंट करवाएगा, अगर उनको समझ नहीं आ रही तो वो रिफ्यूज़ कर देगा।
मैम नेक्स्ट। अब इसकी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, तो ड्राई नीडलिंग हैज मॉडरेट एविडेंस फॉर शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ। ड्राई नीडलिंग जो हमारी ड्राई नीडलिंग है, क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? अच्छा, तो अब इसमें क्या है कि ड्राई नीडलिंग जो हमारी है, ये शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ करवाती है पेशेंट में। उसके बाद हम आ जाते हैं कपिंग हैज़ लो टू मॉडरेट एविडेंस। हमारा जो एविडेंस है वो शो करवाया, हमारी जो रिसर्चेज़ है वो शो कर रही हैं कि हमारी ड्राई नीडलिंग में शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ होता है, लेकिन हमारी कपिंग में लो टू मॉडरेट एविडेंस मोस्टली बेस्ड टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। अब हमारा जो कपिंग थेरेपी है, कपिंग में इसका जो हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रिसर्चेज़ में आ रही है, उसमें मॉडरेट है, लो टू मॉडरेट है, लेकिन हमारी जो ड्राई नीडलिंग है, उसमें शॉर्ट टर्म पेन रिलीफ देती है। इफ अ फिजियो यूज्ड ड्राई नीडलिंग और कपिंग विदाउट एविडेंस जस्ट फॉर बिजनेस टू ट्रेंड्स इज इथिकली रॉन्ग। ये इथिकली रॉन्ग है। अगर कोई पेशेंट जस्ट बिजनेस के लिए ड्राई नीडलिंग या कपिंग थेरेपी यूज कर रहा है, लेकिन उनको कुछ इसके अबाउट जो है इतना नॉलेज नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है इसके रिस्क वगैरह, रिस्क के अबाउट, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मैम नेक्स्ट। स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। अब इस प्रैक्टिस के क्या-क्या स्कोप्स हो सकते हैं? अब फिजियोथेरेपिस्ट मस्ट वर्क विथिन देयर प्रोफेशनल बाउंड्रीज। जो फिजियोथेरेपिस्ट है, उसको अपनी बाउंड्रीज के अंदर ही काम करना है। एक्स्ट्रा स्किल्स पे उनको इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि ये हमारा डोमेन नहीं है। हमारा डोमेन जो है वो हमारा अपनी फील्ड से रिलेटेड है, एक्सरसाइजेज़ है, मैनुअल थेरेपी, ये सारी चीज़ें। अगर हम एक्स्ट्रा स्किल्स में कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा ट्रेंड होने चाहिए इसमें, वरना इसके रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। ड्राई नीडलिंग हमारी क्या है, इन्वेसिव है। इसमें क्या होगा कि रिक्वायर्ड स्पेशल सर्टिफिकेशंस नोट बेसिस ऑन द पीटी ट्रेनिंग। अब इसमें स्पेशल सर्टिफिकेशंस की नीड्स होती है, क्योंकि ये इन्वेसिव है। इसमें कुछ भी हो सकता है, स्किन डैमेज हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दैट्स व्हाई कि हमें इसके एक्स्ट्रा स्किल्स होना ज़रूरी है। अब कपिंग क्या है, वो नॉन इन्वेसिव है बट स्टिल नीड्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग। कपिंग में भी हमें ट्रेनिंग की नीड होती है, लेकिन ड्राई नीडलिंग में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उसके रिस्क जो है बहुत ज़्यादा है। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज WCPT, IFOMPT। अब स्टैंडर्ड्स डू नॉट लिस्ट दी ड्राई नीडलिंग और कपिंग एज अ कोर पीटी स्किल्स। अब ये भी यही है कि कोर पीटीज जो हमारे पीटीज हैं, उनका इसमें जो है वो मोस्ट कॉमन डोमेन नहीं है। मोस्ट कॉमन डोमेन हमारा जो होता है वो हमारा अपनी अपनी फील्ड्स में है। ये एक्स्ट्रा स्किल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट में शुड इट बी मैंडेटरी इन एवरी फिजियोस ट्रेनिंग, तो इसका हम शॉर्ट आंसर जो दे रहे हैं वो नो है। क्योंकि हमारा ये वही बात आ जाती है, ये हमारा डोमेन नहीं है, लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होनी चाहिए। रीज़न नॉट एसेंशियल टू पीटी कोर करिकुलम फिजियोथेरेपीज फाउंडेशंस। हमारी क्या है, हमारी क्या कोर्स क्राइटेरिया है, हमारी एनाटमी है, बायोमैकेनिक्स है, असेसमेंट है, न्यूरो रिहैब है, एमएस के रिहैब है, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन है और मैनुअल थेरेपी। दीज आर दी मैंडेटरीज। ऑप्शनल स्किल है। अगर हम कर भी रहे हैं तो हमारी इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट। अब इसमें रिक्वायर्ड होती है स्पेशल ट्रेनिंग। ड्राई नीडलिंग शुड ओनली बी प्रैक्टिस बाय दोज हु कंप्लीट, जो जो अपना पूरी डिग्री कंप्लीट कर चुके हो, जो जो डॉक्टर्स अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट कर चुके हो, एक्स्ट्रा स्किल्स कंप्लीट कर चुके हो, जो इसके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को भी जानते हो, उसमें भी इनकी प्रैक्टिस हो। उसके बाद इसकी किसी अच्छी सुपरविज़न में प्रैक्टिस हो। उसके बाद हम इसमें आ जाते हैं मैंडेटरी इंक्लूजन वुड बी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट फॉर ऑल इंस्टीट्यूट्स। मैम नेक्स्ट।
थ्री डिफरेंट कंट्रीज होती हैं, उसके डिफरेंट रूल होते हैं। सम कंट्रीज इनको अलो करती है, लेकिन कब करती है? जब वो अपना लाइसेंस एग्जाम क्लियर कर देते हैं, उस लाइक यूएसए और कनाडा। अब एक डॉक्टर है, उसने अपना लाइसेंस एग्जाम क्लियर कर दिया, उसके बाद जो है ना, ये यूएसए या कनाडा उनको अलो करती है कि आप ड्राई नीडलिंग की ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी क्लिनिक पे। लेकिन सम कंट्रीज ये अलो नहीं करती। उसके बाद कंसीडर कपिंग अंडर द अल्टरनेटिव मेडिसिन्स। हम कपिंग को अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में भी कंसीडर कर सकते हैं। ऑल्सो नॉट ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड, ये ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट में एथिकल और इसके लीगल रिस्क। अब एथिकल और लीगल रिस्क में आ जाते हैं, तो मेकिंग ड्राई नीडलिंग mandatory could leads to misuse, overuse, untrained students performing invasive procedures, legal consequence for institutes. अब इसका मिसयूज भी होता है, ओवर यूज भी होता है। कोई पेशेंट, कोई स्टूडेंट है जिनको ट्रेनिंग भी नहीं है, अब ये इन्वेजिव प्रोसीजर है, तो वो अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होते हैं। दैट्स वाई इसको एथिकल और लीगल कंसीडरेशन दी गई है। नेक्स्ट में अब प्रोफेशनल अप्रोचेस में आ जाते हैं हम। प्रोफेशनल अप्रोच, व्हाट शुड बी डन? रिकमेंडेड अप्रोच क्या है कि हमारी ड्राई नीडलिंग एंड कपिंग शुड बी ऑप्शनल है। पोस्ट ग्रेजुएट, एक हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, लेकिन हमारा ये ऑप्शनल कोर्स है कि हम कर सकते हैं, करते हैं नहीं करते, ये हमारे ऑप्शन पे है। PT students should be aware of these modalities but not required the master them. अब इसमें मास्टर्स नहीं रिक्वायर्ड होती, अब इसमें जस्ट कोर्स होते हैं, एजुकेशनल कोर्स होते हैं। Only trained physios should practice these techniques. जो trained physios हैं, वो ही इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीटी एजुकेशन मॉडल अंडर ग्रेजुएट, कोई फिजियोथेरापिस्ट है, उसकी अंडर एजुकेशन मॉडल क्या होनी चाहिए इसके लिए? तो वो अंडर ग्रेजुएट लेवल हो, उनको थ्योरी की इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, नो मैंडेटरी। अब उसको अगर हैंड ऑन प्रैक्टिस है ही नहीं, तो वो क्या करेगा? उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्कशॉप्स, हैंड ऑन ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशंस उनको होनी चाहिए, और क्लिनिकली कॉम्पिटेंस असेसमेंट्स उसको आनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लिनिकली इंडिकेशंस पे हम आ जाते हैं। तो अब क्लिनिकल इंडिकेशन में इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारी, वो है कि ड्राई नीडलिंग मायोफेशियल ट्रिगर पॉइंट्स है, क्रोनिक लो बैक पेन है, इसमें भी करवा सकते हैं। नेक पेन है, अपर ट्रेपीजियस टाइटनेस है, टेनिस एल्बो है हमारी, प्लांटर फेशियाइटिस है, शोल्डर पेन है, सुप्रास्पाइनेटस ट्रिगर पॉइंट्स है। उसके बाद कपिंग मसल्स टाइटनेस है हमारी, मायोफेशियल पेन सिंड्रोम है, सर्कुलेटरी इंप्रूवमेंट्स है, और पोस्ट एक्सरसाइजेस सोने से। अब ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस चीज में है? ड्राई नीडलिंग हमारी जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, वो प्रेगनेंसी में है, रिलेटेड टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। कोई भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, हमारी प्रेगनेंसी हो गई, एंटीकोगुलेंट थेरेपी कोई पेशेंट ले रहा है, किसी को नीडल से सिवियर फोबिया है, किसी को नीडल से मतलब सिवियरली फोबिया है, तो क्योंकि ड्राई नीडलिंग में नीडल्स इंसर्ट करते हैं, तो इस वजह से उसको, किसी को लोकल इन्फेक्शन है, किसी को लंग रिस्क एरिया विदाउट एक्सपर्टीज, ठीक है। अपर ट्रैप्स और सेरेटस एंटीरियर्स। उसके बाद कपिंग हम किस में करवाएंगे? ओपन वुंड है, कोई एक्टिव इन्फेक्शन है, किसी की ऑपरेशन वगैरह हुई है, सर्जरी वगैरह हुई है। उसके बाद स्किन की हाइपर सेंसिटिविटी है किसी को, तो उसमें भी हम नहीं करवाएंगे कपिंग थेरेपी। ब्लीडिंग डिसऑर्डर है किसी को, क्योंकि हम कप्स अप्लाई करते हैं तो सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो क्या होगा कि उसमें ब्लड का फ्लो जो है वो या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम किसी भी हाइपरटेंशन पेशेंट में अप्लाई ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। उसके बाद ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा या सीवियर एनीमिया होगी। मैम नेक्स्ट, अब इसकी रिकमेंडेशन में आ जाते हैं। अब रिकमेंडेशन क्या है इसकी? इसकी रिकमेंडेशन जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, वो हमारी सेफ्टी है।
सेफ प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसमें 3 प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट होती है, इसमें हमारी एनाटॉमी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि हम ट्रिगर पॉइंट्स को जल्दी से कैच कर पाएँ। हमें पता हो कि ये ट्रिगर पॉइंट्स है। फोकस्ड ड्राई नीडलिंग ट्रेनिंग और क्लीन हमारी जो नीडल्स हैं उसको वो क्लीन होनी चाहिए, क्लीन नीडल टेक्निक होनी चाहिए, इमरजेंसी मैनेजमेंट होनी चाहिए उस सेटअप में। अगर कोई पेशेंट न्यूमोथोरिक्स का है तो हमें पता चल अगर कोई पेशेंट नहीं बता रहा तो इमरजेंसी मैनेजमेंट होनी चाहिए। हैंड ऑन सुपरवाइज्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके बाद हम सेकंड प्रोटोकॉल पे आ जाते हैं जिसमें क्या है हमारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है। जिसमें क्या होगा हम उनके पेन को स्कोर आउट करेंगे, उनके लोकेशन को ट्रीट करेंगे, उनकी नीडल्स साइज़ एंड डेप्थ को चेक करेंगे, कंसेंट को देखेंगे। उसके बाद थर्ड हमारा जो प्रोटोकॉल है, थर्ड हमारी जो डोमेन है उसमें क्या है पेशेंट की एजुकेशन, पेशेंट को बताना है कि इसकी रिस्क ये है, आफ्टर केयर, एक्सपेक्टेशन सोरनेस और ब्रूजिंग इसके रिस्क ये है, इसमें ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसमें ये बेनिफिट्स हैं, ये सारी चीज़ें पेशेंट को इसके ऑल अबाउट हमें पेशेंट को बताना है। कपिंग थेरेपी क्या होती है? कपिंग थेरेपी एक जदीद टेक्निक है जो कि बहुत से कल्चर्स में पेन को रिलीफ करने के लिए यूज़ की जाता है, हीलिंग को इम्प्रूव करने के लिए और ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करने के लिए हम कपिंग थेरेपी करते हैं। ओके, और फिजियोथेरेपी में हम इसे किस तरह से देखते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। हमारे पास फिजियोथेरेपी में 3 टाइप्स आती हैं। इसमें हमारे पास ड्राई कपिंग है, वेट कपिंग है और डायनामिक कपिंग है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिकेशंस, हम कपिंग थेरेपी किस किस एरियाज में कर सकते हैं। मायोफेशियल पेन, मसल्स की जो टाइट मसल्स हुए होते हैं उनको रिलीज करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास नेक के मसल्स आ जाते हैं, बैक पेन है, बैक में मसल स्टिफ हो जाते हैं, उसकी वजह से उसमें हम कपिंग थेरेपी कर सकते हैं। काफ मसल्स पे कर सकते हैं उसे रिलैक्स करने के लिए। सेकेंड हमारे पास ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि हमारे पास मसल्स में लोकलाइज मसल नॉट्स बनी होती हैं। खासतौर पर ट्रैप्स में जब भी हम मतलब कि फील करें, हमें फील हो जाएगा कि वहाँ पे नोट्स बने हुए हैं तो उसके ऊपर हम लोग कपिंग थेरेपी कर सकते हैं। वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है और पेशेंट का बहुत रिलीफ फील होता है। सेकेंड हमारे पास मसल टाइटनेस है। मसल टाइटनेस में हम लोग डायनामिक कपिंग मोस्टली करते हैं जिससे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, मसल जो टिश्यूज होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और पेशेंट बहुत रिलैक्स फील करता है। सेकेंड, सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट। ओके, और डायनामिक कपिंग या वेट कपिंग करने से सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट हो जाती है, ब्लड फ्लो बेहतर हो जाता है पेशेंट्स का। अगर हम वेट कपिंग कर रहे हैं तो जो क्लॉट्स होते हैं ब्लड में वो रिमूव हो जाते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो वापस इक्वल हो जाता है और पेशेंट काफ़ी रिलीफ फील करता है। सेकेंड, हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आते हैं कि हम कपिंग थेरेपी किस किस एरियाज पे नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन वाउंड्स हैं। ओपन वाउंड्स में हम लोग कपिंग थेरेपी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं या वहाँ पे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है जिसकी वजह से नहीं कर सकते हैं। हीलिंग वहाँ पे डिले हो सकती है या टिश्यू डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से हम ओपन वाउंड्स में कपिंग थेरेपी नहीं करते हैं। सेकेंड, हमारे पास स्किन इन्फेक्शन आ जाता है। स्किन इन्फेक्शन में भी हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन होती है वो पहले ही रोस हुई होती है, वर्स होती है वहाँ की कंडीशन, उसकी वजह से नहीं कर सकते हैं और वहाँ पे भी टिश्यू डैमेज हो सकता है और जो रिस्क इन्फेक्शंस होते हैं वो बढ़ सकते हैं। और फंगल मोस्टली स्किन इन्फेक्शन में फंगल इन्फेक्शन है और फंगल इन्फेक्शन के लिए कपिंग थेरेपी की जाती है लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ की जाती है। क्योंकि अगर आप किसी को फंगल इन्फेक्शन के लिए कपिंग थेरेपी कर रहे हैं तो वो आपको भी फंगस इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ करनी पड़ती है, लेकिन इसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सीवर वेरिकोज वेन्स है, उसमें हम क्यों नहीं कर सकते हैं कि एक्सेसिव रिस्क होता है ब्लड क्लॉट्स का। उसके अलावा वेन में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, वेन रप्चर हो सकती है या ब्लीडिंग हो सकती है, उसकी वजह से हम लोग इसमें सीवर वेरिकोज वेन्स में कपिंग थेरेपी नहीं करते हैं। जब भी आपने करनी है आपने सबसे पहले देखना है उस एरिया को कि वहाँ पे इस तरह से कोई एक्सेसिव वेरिकोज वेन्स बनी तो नहीं हुई है। अगर बनी है तो फिर आप उस एरिया में कभी भी कपिंग थेरेपी नहीं करेंगे। सेकेंड, हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में भी हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हमारे पास ब्लीडिंग रिस्क जो होते हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं, हीलिंग डिले हो सकती है, क्लॉटिंग का इशू आ सकता है। जैसे कि हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं, हीमोफीलिया है या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ये मेजर रिस्क होते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर में जिसमें हम लोग नहीं करते हैं।
सेकेंड अब हमारे पास नेक्स्ट है कि इक्विपमेंट नीडेड, हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए होते हैं कपिंग थेरेपी करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास कपिंग सेट आता है जो कि ग्लास का बना होता है, सिलिकॉन के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं। जिसके हमारे पास कप्स आते हैं वो ग्लास फॉर्म में भी आते हैं, सिलिकॉन में भी आते हैं, प्लास्टिक में आते हैं। लेकिन जो हम लोग नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं वो प्लास्टिक के कप्स होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। पंप और फायर सोर्स होता है, लेकिन हम लोग पंप से ही सक्शन क्रिएट करते हैं, फायर सोर्स से नहीं करते हैं। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होती हैं, आप टैप वाटर, नॉर्मल वाटर जो होता है वो भी यूज़ करते हैं, सलाइन वाटर जो होता है उससे भी यूज़ कर सकते हैं स्किन को क्लियर करने के लिए। ओके, अब हम अपने टाइप्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप्स आती है ड्राई कपिंग टेक्निक। ड्राई कपिंग टेक्निक हम किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और क्यों करते हैं। अप्लाई कप्स टू द स्किन एंड क्रिएट सेक्शन। सबसे पहले अपने स्किन किस एरिया पे भी आपने करना है, जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि मसल टेंशन क्रिएट हुई है या मसल स्पैज्म है, आप उस एरिया को क्लीन करेंगे। फिर आप उस पर कप लगाएंगे, सक्शन क्रिएट कर देंगे 5 to 15 मिनट्स का ड्यूरेशन रख के। लेकिन आप में चेक करते रहना कि पेशेंट इरिटेट ना हो रहा हो या स्किन में कोई ज़्यादा इरिटेशन तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो फिर आप उसे रिमूव कर देंगे। सेकेंड हमारे पास टेक्निक आ जाती है वेट कपिंग टेक्निक। इसमें हमने सबसे पहले पेशेंट के जहाँ पे भी हमने करना, जैसे अपर बैक पे कर रहे हैं, शोल्डर्स पे कर रहे हैं, नेक के लिए कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी कर रहे हैं उस एरिया को अच्छे से क्लीन करेंगे। ठीक है, वाटर के साथ या डिटॉल वाटर यूज़ करके उसे क्लीन करके फिर आपने उस पर सक्शन करनी है और उसे छोड़ देना 5 मिनट्स के लिए। जब तक स्किन का कलर चेंज नहीं हो जाता, आपको पर्पलिश कलर शो ना होना स्टार्ट हो जाए, तब तक आपने कप लगे रहने देने हैं। जब वो पर्पलिश हो जाएगी स्किन, फिर आपने कप रिमूव करना है। स्मॉल टाइनी कट्स वहाँ पे लगाने, सुपरफिशियल एरिया पे आपने कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के लिए आप शुगर पिन्स यूज़ कर सकते हैं, सर्जिकल ब्लेड यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल ब्लेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कट्स सिर्फ सुपरफिशियल एरिया पे लगाना है, बहुत डीप कट नहीं लगाना है। और फिर जब आप कट्स लगा लेंगे, आप दोबारा से कप वहाँ लगाएंगे और सक्शन क्रिएट कर देंगे और फिर आप मैक्सिमम 10 मिनट्स तक वेट करेंगे तो वो ब्लड खुद ब खुद बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। और आफ्टर 10 मिनट्स आप कप रिमूव करेंगे, उस एरिया को क्लीन करेंगे और पॉलीफेक्स लगा देंगे उन एरिया पे जहाँ पे भी आपने कपिंग की हुई है, ताकि इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरिया वगैरह वहाँ पे ना जा सके। सेकेंड हमारे पास डायनेमिक कपिंग टेक्निक आ जाती है। डायनेमिक कपिंग टेक्निक हम मोस्टली मसल को रिलैक्स करने के लिए की जाती है और मसल टेंशन को रिमूव करने के लिए या मसल टाइटनेस हुई है उसके लिए की जाती है। इसमें हम लोग सिर्फ एरिया को क्लीन करते हैं और उसके बाद आप ऑयल या कोई भी जेल यूज़ करेंगे जिस एरिया पे आपने करनी है, आप उस एरिया पे सारा लगा के फिर आप कप को सक कर लोगे, सक्शन क्रिएट करोगे कप में। सिर्फ आपने एक टाइम में सक्शन क्रिएट करनी है ताकि वो मूवेबल हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा सक्शन दोगे तो फिर वो मूव नहीं करेगा। आपने एक बार ही इसमें सक्शन क्रिएट करनी है और उसे मूव करना उस एरिया पे जहाँ पे भी आप इसको करना चाह रहे हैं। और उससे ये होगा कि डीप टिश्यू मसाज आता है। उसके बाद आप हीट दे दो, पेशेंट बहुत रिलैक्स फील करता है, मस्कुलर स्टिफनेस भी रिलीज हो जाती है और मोबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि पोस्ट कपिंग केयर कि हम उसके बाद पिजामा के बाद हम किस तरह केयर कर सकते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो सके और जल्दी से हीलिंग हो सके। सबसे पहले यह कि आपने उस एरिया को फ़ौरन से क्लियर कर देना है और उसके ऊपर पॉलीफेक्स लगा लेनी है। रेड मार्क्स अपीयर होंगे, वो मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर अंदर फेड हो जाते हैं। आपने उसके ऊपर पॉलीफेक्स घर में भी जाने के बाद आपने पेशेंट को ये एडवाइस कर देना है कि आपने इसके ऊपर पॉलीफेक्स वगैरह लगाते रहना है और आपने हाइड्रेटेड रहना है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आपने कोई भी इस तरह की एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी। जब भी आपने पेशेंट को टाइम देना है हिजामा का, आपने उससे पहले उससे कह देना है कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए, डिहाइड्रेशन में नहीं होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें जब भी आपने हिजामा करवाने के लिए आना है। ओके, और इसमें हमारे पास लास्ट स्लाइड में है कलर शो हो रहे हैं। अगर हमारे पास कोई भी इस तरह से अगर आपने कपिंग की है, ब्लड जो आ रहा है क्लोटिंग फॉर्म में आ रहा है, तो इसका मतलब कि ब्लड उनका थिक हुआ है जो कि क्लोटिंग फॉर्म में आ रहा है। तो मुझसे कहेंगे आप अपनी मतलब कि वाटर इनटेक अच्छा करें। या जो बीपी के पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली जो ब्लड होता है वह क्लोटिंग फॉर्म में ही आ रहा होता है। और अगर हमारे पास जो कलर है ब्लड का वो बहुत लाइट हो तो उसमें एनीमिया का डेफिशिएंसी होती है, ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसी तरह अगर हमने कप लगाया हो तो ब्लड के साथ साथ ना वाटरी से फ्लूइड्स आ रहे होते हैं कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये पानी पानी सारा बबल्स बन रहे होंगे उस कप में। तो वो जो होते हैं वो एक्सेसिव डैम्पनेस की वजह से ऐसा हो रहा होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स हमें शो हो रहे होते हैं। इसी तरह डिफरेंट पेशेंट्स के डिफरेंट ब्लड कलर्स होते हैं, वो डिफरेंट हिस्ट्रीज के साथ होते हैं।
ये हमारे पास हिजामा पंप है जिससे हम सक्शन क्रिएट करते हैं, और हमारे पास डिफरेंट साइजेस ऑफ कप्स आते हैं। सबसे जो मोस्टली कप जो हम लोग यूज कर रहे थे ना, वो साइज 2 स्टैंडर्ड कप है, वही यूज किया जाता है हर जगह पे। सवाई फेस पे करने के लिए सबसे मीडियम साइज का जो कप होता है वो हम यूज करते हैं फेस कपिंग करने के लिए। और माइग्रेन के लिए जो होते हैं वो भी वही यूज हो रहे होते हैं। बाकी साइज 2 स्टैंडर्ड साइज है जो कि हर जगह पे यूज किया जाता है। और सबसे बड़ा कप जो होता है उसे हम मेजर एरिया जो होते हैं उन्हें टारगेट करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। लेकिन मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड साइज के कप हैं। ये सारी किट है और ये इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल में सब बताया जाएगा।